नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 11 अक्टूबर 2022 और आज हम करने वाले हैं दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक हिस्टोरिक डील के बारे में जो लेबनान और इसराइल के बीच में हुई है। ये आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे यूनेस्को की एक मोंडिया कल्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक है और ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से भी रिलेवेंट है, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, इजराइल और लेबनान के बीच में होने वाली इस डील को हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये फॉर्मली एक दूसरे के साथ वॉर में रही हैं जब से इजराइल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1948 से। अब अगर हम बात करें इनकी हिस्टोरिक डील की तो देखिए, इन दोनों कंट्रीज़ ने इनकी जो डील हुई है इसके अंदर ये डिसाइड किया है कि इनके जो डी फैक्टो बॉर्डर्स होंगे जिनके अंदर ये कंट्रीज़ अपने लॉ को इन्फोर्स करेंगी वो कहाँ तक होंगे। इनके जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं वो बेसिकली इनलैंड इन्होंने डिसाइड किए हैं अपने बॉर्डर्स की बाउंड्रीज़। अब देखिए, ये जो डील है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रास्ता देती है कि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन है उसको कितने बेहतर तरीके से अब ये कंट्रीज़ कर सकती हैं बिना किसी खतरे के कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर कोई वॉर हो जाए। क्योंकि अभी ये दोनों कंट्रीज़ एक ऐसे स्थिति में आ चुकी थी कि इन कंट्रीज़ के अंदर वॉर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा थी और जिसके अंदर ये फॉर्मली वॉर में तो है ही 1948 से। ये जो मध्यस्थता की गई है क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के तो डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है, तो इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो मध्यस्थता की है वो की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। कई महीनों के नेगोशिएशंस के बाद ये हिस्टोरिक डील जो है ये साइन हुई है इजराइल और लेबनान में के बीच। अब देखिए, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है इंटरनेशनली या फिर इन दोनों कंट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको थोड़ा हम बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि इन दोनों के बीच में इशू क्या था। ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ अगर युद्ध पर थी और एक दूसरे के साथ इनके जो रिलेशन है डिप्लोमेटिक लेवल पर भी नहीं थे तो उसका क्या कारण था। सबसे बड़ा रीज़न था ऑयल और गैस की वजह से। मेडिटेरेनियन एरिया के अंदर एक 800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर कारिश ऑयल गैस फील्ड और एक रीजन है जिसका नाम है कन्ना प्रोस्पेक्ट, ये कवर होता है। और ये वो रीजन है इन दोनों नेशंस के बीच में जो इनके बीच एक डिस्प्यूट का कारण बने हुए थे क्योंकि इनके ऊपर इजराइल कहता था कि ये हमारे रीजन में है और लेबनान कहता था कि ये हमारे रीजन में है। अब ये जो इशू है ये बेसिकली सबसे ज़्यादा उठा था 2011 के अंदर जब इजराइल और लेबनान ने दोनों ने डिक्लेयर कर दी बाउंड्रीज अपनी और इनकी बाउंड्रीज एक दूसरे की बाउंड्रीज को ओवरलैप कर रही थी। अब ऐसे में जब इजराइल ने यहाँ डिस्कवर किए दो गैस फील्ड्स इसकी कोस्ट पर एक डेकेड पहले, तो यहाँ के एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये इजराइल को एक एनर्जी एक्सपोर्टर बना सकता है क्योंकि यहाँ पर इतना पोटेंशियल है इनके गैस फील्ड्स के अंदर। अब ये जो डील अभी हुई है इसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि जो कारिश ऑयल और गैस फील्ड हैं ये रहेंगे अंडर इजरायली वाटर्स, मतलब इनके ऊपर जो टोटल कंट्रोल रहेगा वो इजराइल का रहेगा और आपका जो कन्ना प्रोस्पेक्ट है उस पर कंट्रोल रहेगा लेबनान का। जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन या जितना भी उसका यूज़ होगा वो करेगा लेबनान। लेकिन इसके अंदर ये जो रीज़न है ये कन्ना जो प्रोस्पेक्ट है इसका कुछ रीज़न आपका इजराइल के अंदर भी है। अब जो रीज़न इजराइल के अंदर है जो लेबनान के अंदर है, मान लीजिए ये आपका कन्ना प्रोस्पेक्ट है, तो इस कन्ना प्रोस्पेक्ट के अंदर ये एरिया आपका आता है लेबनान के अंदर और ये आता है आपका इजराइल के अंदर। तो अगर क्योंकि इसके पूरे के ऊपर कंट्रोल जो है वो लेबनान का रहेगा तो इस रीजन में से लेबनान जितना चाहे एक्सप्लोइट कर सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ से गैस निकालता है तो उसके लिए ये एक रॉयल्टी पे करेगा इजराइल को। ये इन दोनों के बीच समझौता तय हुआ है। अब अगर हम बात करें कि जो लेबनान है वो किसकी मदद ले रहा है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, तो ये ले रहा है एक फ्रेंच एनर्जी जाइंट की जिसका नाम है टोटल। और ये इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि इन फील्ड्स को टोटली एक्सप्लोर किया जा सके और जितना भी पोटेंशियल इनका है उसको एक्सप्लॉइट करके इनकी इकोनॉमी को ये बेहतर कर सके, इस प्रोडक्शन को बढ़ा सके।
लेकिन अभी उसमें काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि जितना इनका डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए। अब ये देखिए, ये जो टोटल ब्लू कलर का आप रीजन देख रहे हैं, ये ऐसा रीजन है जो इनका मैरीटाइम बाउंड्री है। अब ये जो मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर ये जो आप डार्क ब्लू कलर के सर्कल्स देख रहे हैं, ये हैं गैस फील्ड्स। ये है आपका इजराइल और ये है आपका लेबनान। अब ये जो आप ऑरेंज कलर के अंदर इनके बीच में रीजन देख रहे हैं, ये है वो रीजन जो इनका डिस्प्यूटेड रीजन था इन दोनों कंट्रीज का, जो अब फाइनली एक हिस्टोरिक बॉन्ड के बाद ख़त्म होने की संभावना है कि अब कोई डिस्प्यूट इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में नहीं रहेगा और एक युद्ध को भी टाला जा सकता है। अब युद्ध की संभावनाएं भी यहाँ पर बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि एक समझौता हो चुका है। अब इस डील का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, देखिए, सबसे पहले तो लेबनान का ये मानना है कि ये जो गैस एक्सप्लोरेशन है, जितना भी ये गैस अब इस प्रोस्पेक्ट से निकालेंगे, ये इनकी कंट्री को जिस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर ये फंसे हुए हैं इससे बाहर निकाल सकता है। इजराइल का मानना ये है कि ये जो गैस रिजर्व्स हैं, इनका इस्तेमाल करके हम अपनी जो टेंशन्स हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, बेसिकली जो उनकी नॉर्दर्न नेबर कंट्रीज़ हैं, वो कम कर सकते हैं। दूसरा, ये जो एग्रीमेंट है ये एक बियोई लाइन क्रिएट करेगा, जिसे बाउंड्री कही जाएगी इन दोनों की मैरीटाइम के बीच में। मतलब इन दोनों की बेसिकली जो बीच की बाउंड्री है उसे बियोई लाइन कहा जाएगा, जो एक डी फैक्टो बॉर्डर होगा इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। और ये एक ऑफिशियली स्टेटमेंट दी गई है। डी फैक्टो बॉर्डर का मतलब है ऐसा बॉर्डर जिसके अंदर कंट्रीज़ अपने लॉ को एनफोर्स कर सकती हैं। अब ये जो डील है ये एक्सपेक्टेड है कि जो इमीडिएट इफेक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट होने का जो कारण हो सकता था इजराइल और लेबनान के बीच, उसको भी कम किया जा सकता है। देखिए, ये भी डर लगा हुआ था कि अगर ये नेगोशिएशंस किसी रिजल्ट तक ना पहुँचे, किसी ऐसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स पर कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होती हैं, तो युद्ध होने की संभावनाएं भी थी। तो ये एक अच्छी बात है कि ये दोनों कंट्रीज़ एक निष्कर्ष पर पहुँची हैं। अब इजराइल और हिजबुल्लाह जो हैं, ये 2006 से 2006 में एक बहुत लंबे वॉर में थे। इन्होंने एक लंबा युद्ध लड़ा है 2006 के अंदर। और इजराइल जो है वो हैविली आर्म्ड ईरानियन बैक्ड ग्रुप जो है ये हिजबुल्लाह, इसे एक मिलिट्री थ्रेट मानता है, इमीडिएट मिलिट्री थ्रेट इजराइल मानता है। और ये जो ग्रुप है ये बेसिकली लेबनान के अंदर है। जून में लंदन बेस्ड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है एनर्गीन, इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था कर्दिश फील्ड के अंदर इजराइल के बिहाफ पे। अब ये जो मेन इशू उठा था ये तभी उठा था क्योंकि लेबनान का कहना था कि ये जो रीजन है ये हमारी बाउंड्रीज के अंदर हैं, हमारे रीजन में है। अब तब से ही ये नेगोशिएशंस जो है वो चलते आ रहे हैं। अब इजराइल ने अपने प्रोडक्शन को उसके बावजूद भी लगातार जो है रोका नहीं और जारी रखा, क्योंकि इनका कहना था कि लेबनान कुछ भी कहता रहे, लेबनान की कोई भी डिमांड हो, ये रीज़न हमारा है और हम इसके अंदर अपना प्रोडक्शन नहीं रोकेंगे। कई सारी लीडिंग कंट्रीज़ के अंदर अब देखिए जो इजराइल की सिक्योरिटी फिगर्स हैं, चाहे वो अब एक्टिव हैं या फिर वो रिटायर हो चुकी हैं, उन्होंने शाबाशी दी है इजराइल को कि उन्होंने इस तरीके की ड्रिल क्रैक की है लेबनान के साथ। क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए, कि युद्ध की जो टेंशन है वो कम हो गई है। दूसरा, जो इनका हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप है, अब ये थोड़े से इस चीज़ से के भी खतरे से बाहर हो जाते हैं कि ये जो ग्रुप है ये इजरायली नेचुरल गैस एसेट्स पर हमला कर सकता है मेडिटेरेनियन रीजन के बीच में। मेडिटेरेनियन रीजन वो है जो समुद्री सीमाओं के बीच में, जो समुद्र का एक क्षेत्र है, इनकी कई सारे बॉर्डर्स जो हैं उनके बीच में। तो इनके जो बाहर गैस एसेट्स हैं उनके ऊपर ये हमला कर सकते थे। तो अब अगर लेबनान के साथ इनका समझौता हो गया है तो उम्मीद है कि अब इनके गैस फील्ड्स के ऊपर हमला नहीं होगा। इसी के साथ साथ अब क्योंकि लेबनान भी इस रीजन के अंदर एक नेचुरल गैस इंडस्ट्री अपनी बनाने जा रहा है, तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अब ये जो दोनों देश हैं ये एक दूसरे के साथ युद्ध में आने से बचेंगे और दो बार सोचेंगे युद्ध करने से पहले, क्योंकि इनके दोनों के जो गैस रिजर्व्स हैं वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि मेनली सबसे पहले लोग एक दूसरे के एसेट्स को ही टारगेट करते हैं इन कंट्रीज़ के वार में। अब देखिए, ये जो डील है ये बेसिकली हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ समस्याएं या चुनौतियां इनके सामने अभी भी रहती हैं? जी हाँ। सबसे पहला ऑब्स्टेकल जो है वो है कि जो लीगल और पॉलिटिकल चैलेंजेस अभी इसराइल के बीच में हैं, ये इसराइल कुछ लीगल और पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस कर सकता है जो समस्या पैदा कर सकते हैं। और अब क्योंकि देखिए इसराइल के अंदर जो इनकी केयर टेकर गवर्नमेंट है
वो इलेक्शंस के लिए जाने वाली है 4 साल के बाद। तो जब ये 4 साल बाद 5th टाइम इलेक्शंस में जाने वाली है, तो ये जो अकॉर्ड है ये उसके कुछ वीक्स पहले ही अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के अंदर जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो अप्रूवल्स हैं ये इलेक्शंस की भेंट चढ़ जाएं और ये किसी और तरीके से ही कन्वे कर दिए जाएं। तो ये ऑब्स्टेकल्स अभी इन कंट्रीज़ के बीच में बेसिकली इजराइल के सामने रहते हैं। बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल, ये अटेंड करने वाले हैं यूनेस्को की मोंडिया कल्ट 2022 एक मीटिंग को, जो कि मैक्सिको में हेल्ड होगी, मैक्सिको सिटी के अंदर। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जो यूनेस्को की मोंडिया कल्ट 2022 ये जो इनकी मीटिंग हेल्ड होने वाली है ये बेसिकली 40 साल बाद होने वाली है। इससे पहले मोंडिया कल्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और कल्चरल पॉलिसीज़ ये हेल्ड की गई थी मैक्सिको सिटी के अंदर 1982 में। उसके बाद ये किसी और नाम से, एक नाम था यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज़ फॉर डेवलपमेंट, एक स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर 1998 में ये हेल्ड की गई थी। और ये जो कन्वे की गई थी इसके 24 साल बाद बेसिकली ये जो मीटिंग है कल्चरल पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए ये की जा रही है। तो ये ऐसा मानना है कि ये अपने आप में एक थर्ड है, लेकिन अगर इस नाम को ध्यान रखें, मोंडिया कल्ट को ध्यान रखें, तो ये ऐसी 40 साल बाद होने वाली सिर्फ दूसरी इनकी ऐसी मीटिंग रहेगी, कॉन्फ्रेंस रहेगी। अपने आप में ये एक थर्ड सच कॉन्फ्रेंस है। इसका जो मेन गोल है वो ये है कि इतना मजबूत और एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सके, एक ऐसा कल्चरल सेक्टर बनाया जा सके जो छोटे मोटे से शौक से या चेंजेस से उखड़े ना या ख़राब ना हो। उसका जो मेन प्रोस्पेक्टिव है वो सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने का हो, जिसके अंदर हम एक दूसरे के साथ भाईचारा जो है उसको प्रमोट कर सकें, ग्लोबल पीस ला सकें, ग्लोबल सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ा सकें। अब देखिए ये जो इनका एक विज़न है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल रिपोर्ट के अंदर जो कहा गया है आवर कॉमन एजेंडा के नाम से, जो सितंबर 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था, इसके अंदर ये रेफर किया गया है कि ग्लोबल पब्लिक गुड, द गुड ऑफ अस ऑल। अब ये जो लास्ट डेकेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जो 2015 से 30 तक के रिकॉर्ड हैं, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये 2015 में अडॉप्ट किए गए थे। इनका जो टारगेट रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल जितने भी कंट्रीज़, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनसे ये कॉल की थी कि आप इससे जुड़िए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं आप इन्हें अडॉप्ट कीजिए, ताकि हम पॉवर्टी ख़त्म कर सकें, इस पृथ्वी को हम बचा सकें और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो एक पीस और प्रॉस्पेरस जीवन जी सकें। इस तरीके का एनवायरनमेंट हम अपनी इस दुनिया में बनाएं। और उन्होंने टारगेट रखा था 2030 का। अब यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ ने लगभग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो बेसिकली अडॉप्ट किए हैं। अब जो लास्ट डेकेड है ये बेसिकली ये इसको रेफ़र करना चाहते हैं कि इसके अंदर जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एक कॉमन एस्पिरेशनल रोड मैप के साथ काम करे इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। अब यूनेस्को ने ये कन्वे किया है अपने मेंबर स्टेट्स को कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो एक साथ आए और एक कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन करे उनकी कल्चरल पॉलिसीज़ में, ताकि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं या फिर जो इमीडिएट चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं या फिर जो चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं उन्हें मिलकर टैकल किया जा सके। यूनेस्को के बारे में जानना ऐसे समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक यूनेस्को की स्पेशलाइज्ड एजेंसी ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी मीटिंग 40 साल बाद होने जा रही है। यूनेस्को, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है सभी यूनाइटेड नेशंस की जो इकट्ठा रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर बेसिकली 193 मेंबर स्टेट्स हैं और इनके 12 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। इनके साथ नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर्स भी हैं और इंटर गवर्नमेंटल और प्राइवेट सेक्टर भी इनके साथ मिलकर काम करता है। यूनाइटेड नेशंस का बेसिकली काम ये है कि ये जो है पीस बना सके इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, एजुकेशन के थ्रू, साइंस, कल्चर, इन सब को बढ़ावा दे सके एक पीस बिल्ड करने के साथ साथ। यूनेस्को के जो प्रोग्राम हैं इनका काम है कंट्रीब्यूट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट के लिए और उसको डिफाइन करना ताकि इन गोल्स को हम 2030 तक कंप्लीट कर सकें, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2015 में अडॉप्ट किए थे। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की,
तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ये पेरिस में है और पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को जो फाउंड किया गया था 1945 में एज द सक्सेसर ऑफ द लीग्स ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कम्युनिटीज ऑन इंटेलेक्चुअल कॉरपोरेशन। ये जो लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉरपोरेशन जो है इसी का सक्सेसर है, जिसे 1945 में हमने यूनेस्को के नाम से हम जानते आ रहे हैं। इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस की, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर रही हैं, ये कोलिशन है यूनाइटेड नेशन एजेंसीज का, ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर्स का सेक्शन समय रहते कंप्लीट कर सके। धन्यवाद।